मैं एम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए अंग्रेजी के 10 सवालों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि सुपर टेट में अंग्रेजी से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सभी प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या भी की जाएगी, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला और जो दूसरा सवाल है उसको हल करने के लिए हमें इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस को हल करने का तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आप लोगों को क्वेश्चन देख लेना है कि क्वेश्चन में किस से रिलेटेड बातें पूछी गई हैं, और क्वेश्चन को अपने जहन में बैठा लेना है। और क्वेश्चन जहन में बैठा लेने के बाद आपको पैसेज पढ़ना है। इस तरह से जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके जहन में रहेगा, और पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता जाएगा। तो इस तरह से आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे बस 2 ही सवाल है और पैसेज भी छोटा है, तो सीधे हम लोग पैसेज को समझते हैं। पैसेज में किससे संबंधित बातें की जा रही हैं, तो पैसेज जो है वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं, जिसको मैंने कहाँ से पूछे गए हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। पैसेज में कहा यह जा रहा है कि गरीबी जो है बहुत क्रूर है, लेकिन ये करेबल यानी कि इलाज के योग्य है। इसका जो इलाज है, एकमात्र इलाज ऊनी विचारधारा के बजाय क्या है, इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिज्म यानी कि आर्थिक व्यवहारिकता है। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइन है वो ये है कि इन द फील्ड द इकोनॉमिक्स द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बोर एनी फ्रूट, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विचारधारा का वृक्ष कभी फल नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में जो आइडियोलॉजी है उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन, has barely yielded any result, is not a futile consideration, has proved to be a basic requirement। यानी कि जो अर्थशास्त्र के संदर्भ में आइडियोलॉजी है वो क्या है, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, या फिर बहुत मुश्किल से ही कोई निष्कर्ष प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पैसेज में पढ़ा था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आइडियोलॉजी का वृक्ष कभी फल नहीं देता, यानी कि आइडियोलॉजी से अर्थशास्त्र में कोई भी निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट नहीं निकलता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैज़ बेयरली यील्ड एनी रिजल्ट, यानी कि बहुत मुश्किल से ही कोई निष्कर्ष प्राप्त होता है। ये बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि अर्थशास्त्र में आइडियोलॉजी से बहुत ही मुश्किल से कोई निष्कर्ष प्राप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसी से पैसेज से ही है। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट। डिप्लीट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, मैं आपको पूरी लाइन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। द ओनली डिफरेंस इन द ऑयल विल बी डिप्लीट वन डे बट आवर ह्यूमन रिसोर्सेज विल नेवर बी, यानी कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि तेल एक दिन ख़त्म हो जाएगा लेकिन मानव संसाधन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डिप्लीट है, डिप्लीट लफ्ज़ की मीनिंग सबसे पहले समझना ज़रूरी है। डिप्लीट का मतलब क्या होता है, तो डिप्लीट का मतलब होता है ख़त्म होना, समाप्त होना, ख़त्म होना, समाप्त होना डिप्लीट का मतलब है। ठीक है। डिप्लीट का मतलब हमने जान लिया समाप्त होना। अब जब इसकी मीनिंग समझ में आ गई तो इसका जो विलोम शब्द है वो भी समझ में आ जाएगा। ऑप्शन में आपके सामने है रीजनरेट, इम्पटी, क्वेंच, इन्फ्लेट। रीजनरेट मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, इम्पटी मीन्स होता है खाली, क्वेंच मतलब होता है बुझाना, और इन्फ्लेट मतलब होता है फुलाना, या गुब्बारा फुलाने को इन्फ्लेट कहा जाता है। तो डिप्लीट का मीनिंग हमने जाना खत्म होना या समाप्त होना,
और रीजनरेट का मतलब होता है दोबारा प्राप्त करना। तो डिप्लीट का जो अपोजिट होगा वो रीजनरेट हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस है और इसमें जो करेक्ट प्रोनाउन है इन चारों में से उसको फिल करना है। सेंटेंस क्या है कि वन शुड लव डैश कंट्री। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वन होगा तो उसका जो प्रोनाउन होगा यानी कि वन का जो पॉजेसिव केस होगा वो हमेशा वंस होगा। यानी कि सही सेंटेंस क्या होगा, वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड ओबे वंस पेरेंट, वन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर्स। तो इस तरह से जब भी सब्जेक्ट आपका वन होगा तो उसके लिए प्रोनाउन हमेशा वंस होगा। इसी तरह अगर ही होगा तो ही के लिए हिज हो जाएगा, ही के लिए क्या हो जाएगा, ही के लिए पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा। शी के लिए क्या हो जाएगा, शी के लिए हर हो जाएगा। और यू के लिए योर हो जाएगा। और इसी तरह से आपका दे के लिए देयर हो जाएगा और इट के लिए इट्स होगा। और याद रखिएगा, जब भी वन आपका होगा सब्जेक्ट तो इसके लिए प्रोनाउन हमेशा वंस होगा। यानी कि यूं भी कह सकते हैं कि वन का पॉजेसिव केस हमेशा वंस होता है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है उस पे वंस फिल किया जाएगा। अगला सवाल है कि द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली। यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जो आवाज़ है, साउंड है, वावेल और कॉन्सोनेंट ये नहीं पूछ रहा है कि वावेल 5 होता है और कॉन्सोनेंट 21, ये नहीं पूछ रहा है, बल्कि साउंड पूछ रहा है। अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि साउंड पूछ रहा है। तो 20 और 24 यानी कि 20 वावेल और 24 कॉन्सोनेंट साउंड इंग्लिश में है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये कि आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसका हमें डायरेक्ट स्पीच फाइंड करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पहले ही इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसका हमें डायरेक्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वाज अवे। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो अतुल इन्फॉर्म हिज फ्रेंड का क्या बनेगा, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड। अब हमें ढूंढना है कि किस किस ऑप्शन में अतुल सेड टू हिज फ्रेंड है। तो पहले ऑप्शन में अतुल सेड टू हिज फ्रेंड है, दूसरे ऑप्शन में भी है, तीसरे ऑप्शन में भी है। तो यही तीनों में से कोई एक सही ऑप्शन है, चौथा वाला ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ही सब्जेक्ट के बाद जो कुड है वो है। अब कुड कैसे है इसको आपको ध्यान देना है। तो आपको पता होगा जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच में कैन होता है तो वो किस में बदलता है, कुड में बदलता है। विल होता है तो वुड में बदलता है। शैल होता है तो शुड में बदलता है। तो यहाँ पे जो कुड है वो ज़रूर चेंज हुआ होगा कैन से। अब हमें सभी ऑप्शन में ढूंढना है कि किस में कैन है। तो अगर आप लोग सी वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें है अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक। अब यहाँ पे देखिए यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। अब यहाँ पे जो यू है ये आपका सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड है, तो यू आपका हो गया ही में, तो ही उसके बाद कैन कुड में हो गया। अब बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने आंसर पा लिया कि अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाई आई एम अवे। ये जो है वो इस सेंटेंस का डायरेक्ट है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने कैसे पहचाना, इस कैन से पहचान लिया। कैन का डायरेक्ट स्पीच में जब हम इसको इनडायरेक्ट करते हैं तो कैन हमेशा कुड में बदल जाता है। इसी तरह विल वुड में, और में माइट में,
और शैल शुड में चेंज हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। गलती मेरी है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया। यहाँ पे जो इनफ है ना वो आपका अंडरलाइन है, इनफ आपका अंडरलाइन है, ये याद रखिएगा। तो अंडरलाइन जो वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पहचानना है। तो पहले सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम, यानी कि वो काफ़ी बुद्धिमान है, अक्लमंद है इस जोड़ को हल करने के लिए। तो यहाँ पे जो इनफ है इसी का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। क्या ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है या फिर नाउन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनफ है वो क्या कर रहा है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है और क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं, यानी कि इनफ जो है यहाँ पे एडवर्ब है। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल यह है कि फाइंड आउट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस ये है कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। हर्मिट मीन्स क्या होता है? सन्यासी। सन्यासी को हर्मिट कहते हैं। सन्यासी, सन्यासी को हर्मिट कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहाड़ी की चोटी पे एक सन्यासी रहता है। तो इसमें हमको क्या करना है? सब्जेक्ट पता करना है। तो सब्जेक्ट पता करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, किसी भी सेंटेंस में आपको अगर सब्जेक्ट पहचानना हो तो आप उसी सेंटेंस को क्वेश्चन कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि हु लिव ऑन द टॉप ऑफ हिल, तो आप क्या कहेंगे? हर्मिट। कौन पहाड़ी की चोटी पे रहता है? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कौन पहाड़ी की चोटी पे रहता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? सन्यासी। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हम क्वेश्चन कर दें, प्रश्न कर दें कौन लगाकर, तो उसका जो आंसर निकलेगा ना वही सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा ना कि कौन पहाड़ी के चोटी पे रहता है, तो आपका उत्तर आया सन्यासी। तो जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। तो अ हर्मिट जो है यही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, आपका आंसर क्या होगा? अ हर्मिट लिव ऑन द टॉप ऑफ हिल। तो अ हर्मिट जो है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है वो यह है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? तो हाइट्स जो है वो वर्ब है। सी सब्जेक्ट है, हाइट्स वर्ब है जो कि प्रेजेंट है। इसको हमें क्या करना है? पास्ट में चेंज करना है। तो हाइट्स का जो पास्ट होगा वो हीड हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल ये है कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द सेंटेंस गिविंग बिलो। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है कि हाउ वेल सी सिंग, हाउ वेल सी सिंग। ये सेंटेंस कैसा है? क्या ये डिक्लेरेटिव है, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दें तो ये क्या कहा जा रहा है? वो कितना सुंदर गाती है, वो कितना अच्छा गाती है। पहले तो आश्चर्य किया जा रहा है, किसी लड़के का गाना सुन के आश्चर्य, वो कितना सुंदर गाती है। और दूसरी बात, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो याद रखिएगा जिस सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहे वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा। और इसकी दूसरी पहचान ये है कि जब सेंटेंस से उत्साह, आश्चर्य, बहुत ज़्यादा खुशी का भाव प्रकट हो तो वो सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। अगला और आखिरी सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। 4 सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस सही है ये हमको फाइंड आउट करना है। पहला, ही इज़ एन यूरोपियन सिटीजन, तो क्या ये सही है? तो दोस्तों यहाँ पे जो यूरोपियन है इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं? यूरोपियन, यानी कि इसमें य आ रहा है ऐसे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम आर्टिकल की बात करते हैं ए लगाना है या एन लगाना है तो ये डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर।
यूरोपियन, यूरोपियन। तो यू जो है य आ रहा है और य क्या है, स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट हो गया यानी कि व्यंजन हो गया, और व्यंजन से पहले एन नहीं बल्कि ए लगता है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, ए लगना चाहिए था, जबकि यहाँ पे एन लगा है, इसलिए जो पहला वाला सेंटेंस है वो गलत है। सही सेंटेंस क्या होता है, ही इज़ ए यूरोपियन अगर होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे एन है इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। हमें सही पहचानना है। दूसरा है कि एन 1 रुपी नोट इज़ रेयर टू फाइंड, 1 रुपये का नोट पाना आजकल मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे एन भी है और 1 भी है, दोनों एक ही के लिए यूज़ हो रहा है, तो दो यहाँ पे एन जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ हुआ है, इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो गया। उसके बाद है आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड, सेम वही बात, यहाँ पे यह हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन यूनिट, यूनिट, जबकि जो यह है ये क्या है, व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हमारा जो आर्टिकल लगता है वो ए लगता है, तो यहाँ पे एन नहीं बल्कि ए लगना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। उसके बाद चौथा सेंटेंस है कि एन FIR वाज लॉग्ड अगेंस्ट हिम, यानी कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे FIR कैसे लिखेंगे, FIR, तो FIR, तो अब यहाँ पे दोस्तों जो F है ये ए से प्रोनाउंसिएशन इसका हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, और ए क्या है, स्वर है यानी कि वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पे एन जो लगा है वो सही लगा है। तो वैसे तो आप अगर नॉर्मली देखें तो एफ से जो सेंटेंस शुरू होता है, जो वर्ड शुरू होता है, जैसे फॉरेस्ट हो जाए, फॉक्स हो जाए, तो उससे पहले ए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो FIR है इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो एफ से हो रहा है, यानी कि ई आ रहा है, इसलिए इससे पहले जो आर्टिकल होगा वो एन होगा। कहने का मतलब ये है कि ऊपर के तीनों सेंटेंस गलत हैं, सही जो है वो चौथा वाला सेंटेंस है, एन FIR वाज लॉग्ड अगेंस्ट हिम, ये सेंटेंस सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया सुपर टेट में पूछे गए अंग्रेजी के 10 सवाल। उम्मीद करता हूँ कि इन सवालों को देख के आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इंग्लिश में आपसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।